सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वन डे एग्जाम क्रैक में। गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2018 का जो संस्कृत का पेपर था, ये पेपर 2 है, उसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और हमने 2018 का पेपर 1 जो है वो सॉल्व कर लिया, उसका प्लेलिस्ट चैनल पे जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 क्वेश्चन हमारा, तोरली का उदाहरण है तलय शिवेहि कोअपि या प्रेजते। तो 61 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन फर्स्ट, तलय। एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 हमारा, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मित्र, भानु, मित्रम या रवि। तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची जो है वो भानु और रवि दोनों है, लेकिन जो मित्र है या मित्रम है, नहीं, मित्र भी है इसका उदाहरण, सॉरी। जो थर्ड ऑप्शन है मित्रम, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये सखा दोस्त जो भी आप लोग कहें उसका है। 63 क्वेश्चन है, दिशा शब्द रूप का वचन है द्विवचन, बहुवचन, एक वचन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 का आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 हमारा, उपध्यावसम से कारक कौन सा होता है? कर्म, करण, कर्ता या संप्रदान। तो उपाध्यांग वसह का जो आंसर हमारा सही होता है 64 का, वो ऑप्शन 1 सही होता है। इसे हम कर्म कारक कहते हैं। 65 क्वेश्चन हमारा, शुद्ध वाक्य है तेन ग्रंथम पठ्यते, तेन ग्रंथः पठ्यते, सह ग्रंथः पठति या तम ग्रंथः पठति। तो 65 का आंसर हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 2, तेन ग्रंथः पठ्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है हमारा 67, महिमा शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग या त्रिलिंग। तो 66 का आंसर हमारा 3 सही होता है। महिमा शब्द जो है पुल्लिंग है। महिमा शब्द पुल्लिंग तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर की में ऐसी यही दिया गया है, पता नहीं क्यों, जबकि ईश्वर की महिमा करना चाहिए, इस तरह का लैंग्वेज उसमें बोला जाता है। बोल करके इसका एक्सप्रेशन जो भी होता है कि ईश्वर की महिमा या प्रभु की महिमा, तो उसमें ई आता है, लेकिन इसमें आंसर की में ऐसा क्यों दिया है ये समझ में नहीं आ रहा। खैर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 67 है, बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है बालकः, बालकभी, बालकेन या बालकाभ्याम। तो 67 का आंसर हमारा फर्स्ट सही होगा, बालकः। बालका, बालकम, बालकः ऐसे करके जो चलता है वो आप लोग देख लीजिएगा। 68 क्वेश्चन है, कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप है कन्यात, कन्या, कन्याया या कन्यायाम। तो 68 का आंसर हमारा 3 सही होता है, कन्याया। नेक्स्ट, धेनु शब्द रूप है, जो धेनु है वो कौन सा शब्द रूप इसमें जो दिया है वो कौन सा है इसमें से? चतुर्थी द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, तृतीया एक वचन या द्वितीया बहुवचन। तो 69 का आंसर हमारा 4 सही होता है, ऑप्शन द्वितीया बहुवचन। 70 क्वेश्चन हमारा, मधुनी रूप है द्वितीया बहुवचन, तृतीया एक वचन, प्रथमा द्विवचन या सप्तमी एक वचन। तो 70 का आंसर हमारा 3 सही होता है, प्रथमा द्विवचन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 70 हमारा सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप क्या होगा? सर्वाय, सर्वस्मय, सर्वे, सर्वाय। तो चतुर्थी में आप लोगों को मैंने अभी दिखाया, तो इसमें उस जैसा मतलब ये जो है सर्वनाम के अकॉर्डिंगली इसका बनेगा, तो ये उसमें से अलग होता है। संज्ञा सर्वनाम दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये सर्वनाम रूप है जो, तो उसका सर्वस्मय बनेगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, पश्यति रूप किस धातु का है? दृश्य धातु का, प्रच्छि धातु का, पश्य धातु का, या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो 72 का आंसर हमारा सही होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, प्रच्छि धातु का पश्यति रूप बनता है। 73 क्वेश्चन हमारा, त्रिंशति रूप है द्वितीय विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति का, या सप्तमी विभक्ति का। तो त्रिंशति जो है, ये त्रि का अर्थ होता है 3 और शति इस तरह का रूप होता है, तो ये जो है 73 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये सप्तमी विभक्ति का होता है। ये एक दो का भी ऐसे करके होता है, एक द्वय, तो ये भी आप लोगों को शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 है, महर्षि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या यण संधि। तो 74 का हमारा सही होगा, ये गुण संधि है, महाधन ऋषि ऐसे करके इसका बनेगा, तो ये है गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यथाशक्ति में कौन सा उपसर्ग है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, या तत्पुरुष। तो यथाशक्ति देखिए, जहां पे किसी भी शब्द के पहले यथा या इस तरह का कुछ प्र उपसर्ग जैसे जिसमें आपको समझ में आए, यहाँ पे देखिए जैसे यथा, ये जो है, ये पहला जो अक्षर होता है उसका, वो मतलब शब्द जो है वो उपसर्ग में आता है, और लास्ट में शक्ति जो है ये अलग है। तो ये फर्स्ट में आपको जहां भी उपसर्ग दिखाई देता है वहां पे हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे है। तत्पुरुष का तो सातों रूपों में इसका चलता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, अधिकरण में, पेपर, संबोधन है वो रे, इस तरह का कुछ होता है, तो उसमें हर तरह का वो लगता है। और कर्मधारा में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है अव्ययी भाव से, लेकिन मिलता जुलता है। और कर्मधारय और बहुव्रीहि जो होता है उनका एक जैसा नाम चलता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने कह दिया नीलकंठ, तो उसका ये कहा जाएगा कि, या नील कमल कह दिया जाए, तो कर्म नीलकंठ कहेंगे तो वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि में, क्योंकि नीलकंठ अर्थात शिव, इस तरह का तीसरा अर्थ जो निकलता है उसे बहुव्रीहि कहा जाता है। वहीं पे अगर आप नील कमल कह देते हैं, तो नीला है जो कमल, इस तरह से होता है। पीतांबर अगर शब्द कहते हैं, तो पीला है जो अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, इस तरह से आप निकालेंगे। तो उसमें ऑप्शन देना चाहिए, अगर दोनों ऑप्शन दे देता है तो भाई आप यही लगाएंगे कर्मधारय, लेकिन अगर नहीं देता है, सिर्फ बहुव्रीहि देता है, तो आप उसको पीतांबर का उसका बहुव्रीहि लगा सकते हैं। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन हमारा, राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? राज्ञः धन पुत्र, राजन धन पुत्र, राजा धन राजा राजा पुत्र, या राजधन पुत्र। तो 76 का आंसर हमारा पहला सही होगा, राज्ञः धन पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, नीलकंठ में समास है, देखिए अभी मैंने बताया और अभी आ भी गया, तो नीलकंठ जो है ये बहुव्रीहि समास है। नीला है जो कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो जिन जिन वर्णों के, जिन शब्दों के मेल से किसी तीसरे अर्थ का निर्माण होता है, उसे हम बहुव्रीहि कहते हैं। अभी यही नीलकंठ के जगह नील कमल रहता, तो हम इसको मान लेते कि ये नीला है जो कमल, तो इस तरह से अगर कहा जाता तो वो कर्मधारय हो जाता। तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक बात और,
द्विगु समास जो है, ये द्विगु आप लोग जानते हैं कि संख्यावाचक होता है, और ये द्वंद्व जो होता है इसमें बीच में योजक चिन्ह का ऐसे करके उपयोग होता है। तो उसको तो आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे कि माता पिता और दिन रात ऐसे करके बीच में डैश होता है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और द्विगु समास हमेशा संख्यावाचक होता है, यानी जैसे नवरात्रि, चौराहा और ऐसे करके सब कुछ होता है। नेक्स्ट, ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते में ब्राह्मण में कौन सा है? ब्राह्मण कौन सा है? तो ये ब्राह्मण शब्द जो है उसके बारे में पूछा है, तो ये क्या है? तो 78 का हमारा आंसर फर्स्ट सही होगा, ये अपादान में आएगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन हमारा, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए, क्वेश्चन थोड़ा उधर हो गया। हाँ, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, इस वाक्य में सर्वस्मिन कौन सा कारक है? देख लीजिए आप लोग ऑप्शन। तो 79 का आंसर हमारा 3 सही होता है। सर्वस्मिन जो है वो अधिकरण कारक में चलता है। इसका ऐसे चलता है, सर्व, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मय, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन। तो ये इस तरह से चलता है। फिर बहुवचन वाला भी सर्वो, सर्वो, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयोः, सर्वयोः ऐसे चलता है। और बहुवचन का आप एक एक सीरियल में एक वचन का एक बार याद कर लीजिए, द्विवचन का एक बार याद कर लीजिए, बहुवचन का एक बार याद कर लीजिए। जैसे बहुवचन का शब्द रूप सर्व का होगा सर्वे, सर्वान, सर्वैः, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषाम या सर्वेषु। तो सर्वेषु जो है वो सप्तमी में आता है। इसी तरह से फर्स्ट वाले में सर्वस्मिन जो है वो भी अपादान अधिकरण में आता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 के बाद 8, वयम हसाम का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? अस्माभि हसितम, अस्माभि हस्यते, वयम हसितम या वयम हस्यते। तो 80 का आंसर हमारा 2 सही होता है, अस्माभि हस्यते। नेक्स्ट 81 जो है वो संख्यावाचक क्वेश्चन जो है वो आया है। तो संस्कृत में जो है वो संख्याओं का भी ऐसे पूछ लेता है। तो आप लोग गिनती जो है संस्कृत में उसे भी आप लोग याद कर लीजिए। गिनती अगर आप लोगों को कहीं नहीं मिलता है तो आप लोग गूगल पे सर्च करके आप लोग पढ़ लीजिए, उस पे भी गिनती रहता है। तो एक नोटबुक बना लीजिए और नोटबुक बना करके उसमें सारी गिनती 100 तक लिख करके मैक्सिमम आप लोग वो याद कर सकते हैं। तो 81 क्वेश्चन जो है वो 20 फल का अनुवाद क्या होगा? विंशतानि फलानि, विंशतिः फलानि, विंशानि फलानि या विंशतीनि फलानि। तो 81 का आंसर हमारा 2 सही होता है, विंशतिः फलानि। 20 को जो है वो संस्कृत में विंशतिः कहा जाता है और फल को फलानि कहा जाएगा, इस तरह से। 82 क्वेश्चन हमारा 100 पुरुष का अनुवाद क्या होगा? शतम पुरुषः, शता पुरुषः, शतशः पुरुषः या शततमा पुरुषः। तो उस पे अकॉर्डिंगली बात करते हैं कि 100 को संस्कृत में शतम कहते हैं। तो पुरुष को पुरुषः, तो शतम पुरुषः हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है, विश्रामः पद में उपसर्ग है, विश या विस या वी या विश्र। तो 83 का आंसर हमारा 3 सही होगा। इसमें वी उपसर्ग लगा है, श्राम अलग है और वी अलग है। तो इसमें ये चीज लगाने से मतलब उपसर्ग उसमें लगता है जिसमें तोड़ने पे वो शब्द जो है वो रहे आधा, एकदम अलग नहीं होना चाहिए।
और क्वेश्चन है, पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन रूप है पितरम, पिताम, पितृम या पितम। तो इसका आंसर हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरि, पितः। इस तरह से फर्स्ट का शब्द रूप चलता है एक वचन का। तो ये पिता, पितरम, ये सेकंड वाला है, द्वितीय। 85 क्वेश्चन है, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। देखिए व्याकरण से जो है वो इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो यूपी टेट में। तो आप लोग जितना हो सके उतना व्याकरण जो है, और शब्द रूप, संधि, उपसर्ग, समास, यही सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट कर लेते हैं, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, और ये तीनों आपका मजबूत है अगर, और मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट आपका ईवीएस कमज़ोर है या मैथ कमज़ोर है, तो इन दोनों में आप बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है नद्यो, नदीयाम, नद्याम या नदायाम। तो 85 का आंसर हमारा 3 सही होगा, नद्याम। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। तो ये सप्तमी का रूप कहलाएगा। 86 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 86 क्वेश्चन है, माता शत्रु, पिता वैरी, येन बालो न पठित, न शोभते, शुभा मध्ये, हंस मध्ये वको यथा, अनधीत समा अनधीतः सभा मध्ये कथम भवति। तो इसका ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जैसे इसका अर्थ ये होता है आप लोगों का कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे माता पिता बच्चों के शत्रु के समान हैं। तो 86 का आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न शोभते। नेक्स्ट, 87 क्वेश्चन हमारा देखिए फिर से पूछा है, माता शत्रु, पिता वैरी, ये न बालो न पठिता, न शोभते, सभा मध्ये, हंस मध्ये वको यथा। बालम पाठयन्त्यो माता पितरौ के भवतः। तो मित्रे, शत्रु, हितैषिणे या पालकौ। तो इसमें क्या है जो माता पिता का अर्थ इसमें बताया गया है कि माता पिता क्या है अगर बच्चों को ना पढ़ाएं। तो 87 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन शत्रु। यहाँ पे माता शत्रु, पिता बैरी, तो इसमें यह चीज की माता पिता के भवता, यानी माता पिता बालक के क्या है अगर वो उनको पढ़ाते नहीं है, तो वो शत्रु के समान है। 88 क्वेश्चन हमारा, यद्यपि का संधि विच्छेद है। तो यद्यपि का संधि विच्छेद जो है वो उसको बताना है इसमें। तो ये जो है यद्यपि यानी यदि धन अपि जो होगा, ये हम जानते हैं यड़, यड़ संधि है। ईधन अ बराबर य हो जाता है, इस तरह का कुछ। 89 क्वेश्चन है, अव्यय पद नहीं है गंतुम, दिशम, चिरम या अपरम। तो 89 का आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, दिशम। नेक्स्ट, 90 क्वेश्चन हमारा, गते अपि में संधि है, पररूप, पूर्व रूप, अयादि या गुण। तो 90 का क्वेश्चन हमारा आंसर सही होगा, पूर्व रूप संधि। इस तरह का एक शायद पेपर 1 के संस्कृत में भी आया है, जिसमें मैंने बताया कि ये जो यस बना रहता है जिसमें वो अ कहा जाता है, गते अपि। तो इस तरह का जो भी बनता है संधि वो हमेशा पूर्व रूप में ही बनता है। तो आप लोग इसको भी ट्रिक वाइज आप लोग अपना याद कर लीजिएगा। तो कभी भी इस तरह के सिंपल्स जो दिमाग में रहेंगे आपके फिट, तो कभी भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग सामने देख करके इजिली बता ले जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा था और ये इसी तरीके से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा संस्कृत
2018 का पेपर 2 भी संस्कृत का मैंने कंप्लीट कर दिया। और आप लोग इसमें से जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी आप लोगों को, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आप लोग ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी। अगर पसंद आती हैं आप लोगों को मेरी वीडियोस, और भी किसी टॉपिक्स पे आप लोगों को यूपी टेट के लिए कोई चाहिए, तो कोई क्वेरीज, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इस वीडियो पे, मतलब इस सब्जेक्ट पे आप लोग, इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं उसको लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़। बाय बाय।